देखिए क्या दिया है प्रश्न में। जीपी का चौथा, सातवां और अंतिम पद क्रमशः 10, 80 और 2560 है। तो बताइए जीपी का एनवा पद क्या होता है। जीपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है। ए आर की घात में एन माइनस वन, ए इंटू आर की घात में एन माइनस वन। तो अगर ये एनवें पद का सूत्र अगर आपको पता है तो क्या आप चौथे पद का सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चौथा पद क्या होगा, यानी कि ए फोर है ना, फोर्थ टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। फोर्थ टर्म यानी चौथा पद, तो उसको क्या लिखेंगे अपन, ए फोर लिखेंगे। और ए आर और यहाँ एन के जगह चार लिखेंगे तो चार माइनस वन तीन हो जाएगा। जितने भी नंबर वे का आप पद लिख रहे हो ना, तो आर की घात में उससे कम अंक रहते हैं। चौथा पद लिखते हैं तो आर की घात में तीन रहता है। सातवां पद में क्या होगा बताओ, बोला सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म में क्या होगा बताओ, ए आर की घात 6 होगा। और अंतिम पद, तो अंतिम पद हमको नहीं पता क्या है, तो हम मान लेते हैं कि एनवा पद ही अंतिम पद है। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, एनवा पद nth टर्म, तो वो तो लिख चुके हैं अपन ऊपर भी। ये देख, हमने क्या मान लिया है, एनवा पद ही क्या है, अंतिम पद। ये मान लिया हमने। अब हमको प्रथम पद ज्ञात करना है और कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, अब प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से चौथे पद की वैल्यू है 10, तो ये चौथा पद जो आपने लिखा है बराबर में 10 लिख दो। सातवें देखो ना, चौथे पद, सातवें पद और अंतिम पद क्रमशः 10, 80 और 25, 60 है। इसका मतलब चौथे पद का मान 10 है, सातवें पद का मान 80 है और अंतिम पद का मान 25, 60 है। तो जो आपने चौथे पद का सूत्र लिखा है उसके बराबर में 10 लिख दिए। सातवें पद का जो सूत्र लिखा है आपने, ए आर की घात 6, उसके बराबर में आप 80 रख दो। और इसके बराबर में क्या रख दो, 25, 60। गुड मॉर्निंग। आपने जो चौथे, सातवें और अंतिम, है ना भाई, चौथा, सातवां और अंतिम पद का जो आपने यहाँ पे लिखा है सूत्र, तो उसके मान जो प्रश्न में दिए हैं 10, 80 और 25, 60, आपने उनको उनके बराबर लिख दिया। अब हमको सॉल्व करने का काम शुरू करना है। देखो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इन दोनों से काम लेता हूं और इन दोनों को 1 और 2 बोल देता हूं, इक्वेशन 1 और 2। और इक्वेशन 1 में 2 का या 2 में 1 का मैं डिवाइड करता हूं, तो मैं करता हूं 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पावर ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पावर क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ज़्यादा में से कम वाले डिवाइड करना आसान होता है, तो 2 में से 1 को डिवाइड करने पर, तो आप कहेंगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, भाग क्यों कर रहे हो, तो भाग करने से क्या होगा, ए कट जाएंगे। तो देखो ना, समीकरण 2 को आप अच्छे से देखो यहाँ पर, और समीकरण 1 को अच्छे से देखो। और हम भाग कर रहे हैं, तो भाग करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से भाग करते हैं। तो समीकरण 2 का लेफ्ट वाला हिस्सा है ए आर की घात 6, और समीकरण 1 का लेफ्ट वाला हिस्सा है ए आर की घात 3। तो इसमें से उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके में भी वही 80 में से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आएगी। ऐसे आप वैसे भी डिवाइड कर सकते थे, आंसर तब भी आता, मगर ये सहूलियत का काम है। देखो ए कटेगा, आर की घात 6 है और नीचे आर की घात 3 है, तो बटे में घातें घटती हैं, तो 3 ऊपर जा घट जाएगा 6 से, तो आर की घात 3 बचेगा। ये शून्य शून्य कटेगा तो 8 बचेगा। अब आर की घात 3 और बगल में 8 है बराबर के उस पार, उस 8 को लिख सकते हो आप 2 की घात 3। 2 की घात 3 यानी 8 होता है। अब देखो आप, घातें बराबर है तो आधारों की तुलना होगी, यानी आधार भी बराबर होंगे, तो आर बराबर कितना दिख रहा है आपको, 2। तो आर क्या है, सर्वानुपात। और सर्वानुपात का मान अगर आपको पता चल गया तो इस आर के मान को आप इनमें से कहीं पर भी रख दो, आपको प्रथम पद मिल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आर बराबर 2 रखने पर क्या होगा बताइए। ए, ये देखो ये ए है, आर का मान कितना है 2, 2 की घात 3 रख देंगे और बराबर उस पर कितना है 10। ए का मान निकल, 2 की घात 3 है कितना हो जाएगा 8, तो उधर जाएगा बटे में चले जाएगा 8। तो ये देखो आप,
ये 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 5/4 आया किसका मान, ए का मान। ए और आर निकल गया ना तो आपका सारा काम बन गया, समझो। यही तो मेन चीज होता है। प्रश्न में बोला था प्रथम पद ज्ञात करो, तो प्रथम पद ज्ञात हो गया। ए को ही तो हम प्रथम पद बोलते हैं, उसका मान 5/4 मिल गया। अब क्या ज्ञात करने बोल रहा है, कुल पदों की संख्या, अर्थात nवां पद अंतिम पद है, इसका मतलब टोटल पद n है, तो n का मान हमको ज्ञात करना है। अब बारी आती है इसकी। अब हम मान रखेंगे इसमें किसका किसका, a और r दोनों का मान रखेंगे। a का मान भी निकल चुका है, r का मान भी निकल चुका है, ये दोनों मान यहाँ रखेंगे। फिर जो n है जो कि अभी तक अज्ञात है, उसका मान अब ज्ञात होगा। ठीक है ना, समीकरण 3 बोल देते हो इसको। अतः समीकरण 3 से, या अब समीकरण 3 से ध्यान से देखिएगा, a का मान कितना है बताइए, 5/4। आर का मान कितना है, 2, तो 2 की घात में कितना हो जाएगा, n-1, और बराबर के उस पर क्या है, 25/60। ठीक है, चलिए अब 2 की घात n-1, तो 25/60 गुणित 4/5 हो जाएगा। ये 4 उस पर चले जाएगा गुणे के रूप में, और 5 आ जाएगा बटे के रूप में। अब 5 से इसको पहले काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25 100। ध्यान से देखिएगा, मतलब 5 पंचे 25, और उधर उसके बाद 6 आएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 गुणित 10। समझ में आए? अब 512 गुणित 4, अच्छा है। तो चलिए आगे अब इसके बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। 2 की घात n-1, देखो ना, 512 को 4 से गुणा करोगे तो 2048 हो जाएगा। 2000 है नहीं, 12 चौक 48, और 500 चौक 2000, तो 2048 होगा। और 2048 जो है वो 1024 का दोगुना है, और 1024 को हम लिखे थे 2 की घात 10, तो 2 की घात 10 में एक टोक और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 की घात 11 हो जाएगा। तो ये 2 की घात 11 है। अगर आपको और यकीन न हो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि 512 मतलब होता है 2 की घात 9, और 4 मतलब होता है 2 की घात 2, तो दोनों जोड़ करके 2 की घात 11 हो गए। और आधार बराबर है तो घातों की तुलना करोगे तो n-1 बराबर 11, तो n बराबर क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। कुल पदों की संख्या 12 है। सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको ये डेफिनेटली बनेगा। एक बार सब लोग फिर से देखो जल्दी से। किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का चौथा, सातवां और अंतिम पद क्रमशः 10, 80 और 25, 60 है, ऐसा प्रश्न में दिया है। तब प्रथम पद और कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले nवें पद का सूत्र यहाँ पे लिख दिया, जिसको हमने कल पढ़ा था। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है an, या उसको tn भी हम लिखते हैं, और उसका सूत्र होता है a इंटू आर की घात में n-1। जितने भी नंबर का पद याद करना होता है, आर की घात में उससे एक कम लिखा जाता है, एन है तो n-1 लिखा जाता है। जैसे चौथे पद का सूत्र लिखना हो तो ए आर की घात में 3 आएगा, सातवें पद का सूत्र लिखना हो तो ए आर की घात में 6 आएगा, nवें पद का सूत्र लिखना है तो ए आर की घात में n-1 आएगा। अब प्रश्न में चौथा पद कितना दिया है, 10 दिया है, तो चौथा पद का जो लिखा है आपने सूत्र उसके बराबर में 10 रख दो। सातवां पद कितना दिया है, 80 है ना भाई, तो सातवें पद का जहां आपने लिखा है सूत्र उसके बराबर में 80 रख दो। और अंतिम पद, तो हमने nवें पद को ही अंतिम पद माना है, और इसलिए nवें पद का जहां पे आपने सूत्र लिखा है उसके बराबर में उसका मान जो कि प्रश्न में दिया है 25, 60, उसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, समीकरण 2 भागित 1 कर दिया। तो समीकरण 2 को देखो अच्छे से और 1 को देखो अच्छे से। तो समीकरण 2 भागित 1 मतलब क्या होता है, समीकरण 2 का लेफ्ट साइड क्या है, ए आर की घात 6, और समीकरण 1 का लेफ्ट साइड क्या है, ए आर की घात 3। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करेंगे, यानी इतना बटे उतना, तो उस पार भी इतना बटे इतना। समझ में आया ना, ये देखो ये डिवाइड बाई ये किए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये डिवाइड बाई ये करेंगे। ए कट गया, आर की घात 6 में से आर की घात 3 का अगर डिवाइड करेंगे तो घाते घटेंगी, बटे में घाते घटती हैं, तो 3 ऊपर जा घट जाएगा तो 3 घात बचेगा, और इधर से 0 0 कटेगा तो 8 बचेगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, दोनों पक्षों से हम देख सकते हैं कि घातांक बराबर है, तो आधार की तुलना करेंगे तो आधार भी बराबर होंगे,
तो आर बराबर 2 हो जाएगा। आर क्या है? सर्वानुपात। सर्वानुपात का मान आ गया। अब आर के मान को आप इन दोनों में से कहीं पर भी आप रख दो तो आपको ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रख दिए आर के मान को? समीकरण नंबर 1 में रख दिए। तो यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर का मान रखोगे जब 2 तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 मतलब कितना होता है? 8। तो 8 को बटे में ले गए तो 10/8 हो गया, फिर कट गया 2 से, तो 2 पंचम 10, 2 चौके 8, तो कितना आया ए का मान? 5/4। आर निकल चुका था, ए भी निकल चुका है। ए और आर अगर दोनों निकल गया तो समझ लीजिए आपका सारा काम बन गया। अब ये समीकरण 3 में गए और ए और आर यहाँ पे मान रख दिए उनका, वही देखो ए का मान 5/4 और आर का मान 2 जो निकला उसको रख दिया। घात में n-1 है, देख लो आप। और बराबर में क्या है? 25/60। अब ये 5/4 उधर जा करके 4/5 हो गया, पलट गया, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 5 से इसको काटे 512 आया। देखो 5 पंचम 25, फिर पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा। तो अगला कदम कौन है? अगला क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो 5 एकम 6, फिर 1 बचेगा, 1 के साथ 0 मिल करके 10 बन जाएगा, और फिर वो 5 दूनी 10, फिर 512 गुणित 4 करोगे तो 2048, और उसका मतलब 2 की घात 11 होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने कल ही 2-3 बार देखा था कि 2 की घात 10 बराबर क्या होता है? 1024। ये वैल्यू आप सदा याद रखें, बहुत बार काम आती है। तो जब 2 की घात 10 मतलब 1024 होता है, तो दोनों पक्षों में एक एक ठोक 2 का गुणा और करोगे तो वो 2048 बन जाएगा, और 2 की घात 11 बन जाएगा। तो 2 की घात 11 बन गया। फिर आधार बराबर है तो घातों की तुलना हो गई, घातें भी आपस में बराबर होंगी, और ये उधर जाके हो गया 12। इसका मतलब पदों की संख्या क्या होगी? 12 होगी। ठीक है, ऐसे बनेगा ये सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो फोटो ले लो। जैसे जो सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो ना, नहीं एकदम सच में महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि आप लोग को लगता है ना कभी कभार बोरिंग हो रहा है, तो जो लोग सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इसलिए बोरिंग लगता है, जैसे आपको लगता है कि ये आपके सिलेबस का टॉपिक नहीं है तो आप बोर हो जाते हो। आप ये मत सोचो कि मेरे को परीक्षा दिलाना है, आप ये सोचो कि मेरे को गणित सीखना है। क्या आप सहायक शिक्षक मान लो बन गए, मान लो आपको पोस्ट मिल गया, तो आप जिंदगी भर वहीं रहना चाहोगे क्या? जिंदगी आपकी थोड़ी लंबी है। वैसे तो पूरे इस पृथ्वी की आयु की तुलना में जिंदगी छोटी है, कुछ ही वर्षों के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका कैरियर अभी बहुत बड़ा है। तो आप सहायक शिक्षक में ही रहना चाहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ना चाहोगे क्या? गणित को आगे नहीं जानना चाहोगे? आप जानना चाहोगे ना? तो आप ये मत सोचो कि मेरे को सिर्फ सहायक शिक्षक बनना है, मैं उसी की परीक्षा दिलाऊंगा। अगर आप वही टारगेट रखोगे ना, तो आप सिर्फ उतना ही सीख पाओगे जितना आपके सिलेबस में, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको भूल जाओ मेरे को सहायक शिक्षक या शिक्षक बनना है। आपको क्या टारगेट होना है? मेरे गणित सीखना है, बस जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ध्यान दो। आप टारगेट पे नजर रखो, वो टारगेट, जबकि आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे ना तो आपका टारगेट से भी ऊंचा वाला टारगेट आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप लक्ष्य बनाओगे ना, मेरे को गणित सीखना है, हाँ नए नए टॉपिक, अगर मैं मतलब आप में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि सर शिक्षक और सहायक शिक्षक के सिलेबस में आपने देखा 10वीं तक के टॉपिक है, अगर आप सिलेबस में अच्छे से देख लो 11वीं 12वीं के टॉपिक नहीं है। अगर मैं कभी 11वीं का टॉपिक मैथ्स का शुरू कर दूं या तुमको कोई चीज बता दूं, तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये आप क्यों बता रहे हो, ये तो हमारे को लेना देना नहीं है। आपके मन में क्या आना चाहिए? खुशी होनी चाहिए, चलो हमको कुछ नया जानने को मिल रहा है। क्योंकि तुम जब बड़ी चीज को सीखोगे ना, तो छोटी चीज तुमको बहुत इजी, बहुत छोटी लगेगी, बहुत इजी लगेगी। इसलिए स्वागत करो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, जो सीखने को मिल रहा है उसको स्वागत करो। तो फिर आप लोग ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो ना, वो चीज आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। आपको लगेगा कि मैं इस चीज की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो अब वो वाली चीज भी समझ में आती है, तो मैं उससे संबंधित जो एग्जाम होता है मैं उसकी तैयारी करूंगा। अचानक से मैं आपको, चलो जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में कभी कुछ कुछ आते रहता है कि हाँ ये टॉपिक बीएससी में भी है, तो मैं बीएससी की अगर कोई चीज बता दूँ तो तुम लोग हम तो बीए वाले हैं सर, बीएससी का कहाँ से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सोचना है आपको। असल में इंसान खुद खुद को अपनी सीमाओं में खुद बांधता है, नहीं तो उसके मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। मतलब आप सोचते हो ना, नहीं मेरे लिमिट में ये नहीं है वो है, तो आप सोच लिए तो आप सच में उसमें बंध गए। और जब जिस दिन आप सोचना छोड़ दोगे ना, तो अपनी सीमाओं को आप अनंत रूप में देखना शुरू करो। यानी सीमाएं रखो ही मत, सीमा का नाम मत रखो।
अनंत रूप में देखो तो आप हर चीज सीख सकते हो। आपको पता है जितने महान साइंटिस्ट हुए हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, कलाम साहब, अब हम लोग बोलते थे कि महान साइंटिस्ट थे, उनकी बहुत सारी रुचियां थी, संगीत में उनको रुचि थी। आइंस्टीन फ्री टाइम में क्या करते थे आपको पता है? गिटार बजाते थे, बहुत बढ़िया। वो वायलिन वायलिन वादक थे, वो वायलिन वादक थे। तो आप जब पाएंगे ना, तो अगर वो सोचते नहीं भाई मेरा काम तो ये है, मैं सिर्फ यही करूंगा, तो बाकी चीजें इंसान कैसे सीख पाता? मैं सोचता मेरा काम पढ़ाने का है, तो मैं वो सीख पाता क्या? वो देखो, वो सीख पाता क्या? नहीं सीख पाता। तो अपने आप को कभी लिमिट में मत बांधो। फिर देखो, फिर बहुत मजा आ जाएगा। हो सकता है इसकी कोई चीज, इसमें पढ़ाते पढ़ाते हम कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें एलसीएम का कुछ नया ट्रिक निकल जाए, मतलब कुछ भी कहीं से भी आपके काम आ सकता है। तो किसी भी चीज को अपने यहाँ पे मस्तिष्क में आने से रोको मत। हर चीज तो अच्छी है ना, किसी भी चीज को मत रोको, मतलब जो नेगेटिव चीजें उनको छोड़ करके जो ज्ञान की चीजें उनको आने दो, आने दो, आने दो। तो आप फिर देखेंगे आपको सब चीज सरल लगने लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखो, जो नए टॉपिक के जो हम यहाँ पे प्रश्न लिख रखे हैं, तो अगर आपको जीपी में मान लो 3 पद लेने हो, जैसे हम लोग एपी में 3 पद लेते थे, तो कैसे लेते थे बताओ? बीच वाले को ए लेते थे, फिर ए प्लस डी, फिर ए माइनस। ठीक ऐसे, सॉरी, ये एपी में लेते थे ना। अब अगर मेरे को जीपी में लेने हैं तो कुछ नहीं करना है, बीच वाले को ए लेना है, जिसमें इसमें तुम, जैसे इसमें तुम डी जोड़ते थे, इसमें आर गुणा करोगे। ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणा करना है। तो आर का गुणा करोगे और इसमें आर का भाग करोगे। ये 3 पद लेवा आ गए, यानी कंटिन्यू 3 पद। ये बीच वाला पद हो गया ना, प्रथम पद ए बाई आर, द्वितीय पद ए, और तृतीय पद ए आर। ठीक है, तो ये जीपी में 3 पद लेवा गए। अगर मुझे मान लो 4 पद लेना हो, तो ध्यान से देखिएगा 4 पद कैसे लूंगा मैं। बीच के 2 को ऐसे लिख दो, ए बाई आर और ए आर, मतलब ए में आर का गुना कर दो, ए में आर का भाग कर दो। उसके बाद इसमें आर का, आर स्क्वायर का और भाग कर दो, यानी बटे में आर है, अब आर की घात 3 हो गया, और इसमें आर स्क्वायर का और गुना कर दो, तो यार क्यूब हो जाएगा। ये 4 पद अगर लेना हो जीपी में, तो हम इस तरीके से लेंगे। ध्यान से देख लो, ए बटे आर की घात 3, फिर ए बटे आर हो गया, फिर ए आर हो गया, फिर ए आर क्यूब हो गया। अब ये कैसे जीपी में आप खुद देख लो। इस अगर इसका सर्वानुपात आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आर, इसका सर्वानुपात पूछोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। कैसे? देख लो, आर स्क्वायर का गुणा करते जाओ, आपको पद मिलते जाएंगे। इसमें आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? ए बाई आर मिलेगा। देख लो, ए बटे आर क्यूब में आप आर स्क्वायर का गुणा करो, तो दो दो घात कटेगी, तो एक तो घात नीचे बचेगा। नहीं समझ में आया क्या? इसमें आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसमें आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसमें आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो ये मिलेगा। अगर आपको फिर पूछना है सर ये ऐसे क्यों लिए 4 पद, 3 पद वाला तो बढ़िया सरल लगा, ये 4 पद वाला कठिन लग रहा है, तो याद करने की कोशिश करो, जब हमको एबी में 4 पद लेने होते तो हम कैसे लेते थे, याद है आप? उस समय बीच में ए नहीं लेते थे, ए माइनस डी, ए प्लस, नहीं नहीं, वो हाँ ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2D और ए माइनस 2D, इस तरीके से हम लोग लेते थे, याद है? तो नहीं नहीं, यह 3D, 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 हाँ अब सही है, क्लियर है? अब देखो सबके बीच डिफरेंस कितना कितना हो गया, 2D 2D का डिफरेंस, याद है हम लोग लिए थे उस दिन। बीच में मैं बताया था अगर सम संख्या में आपको पद लेने हो तो बीच में ए मत लेना, डायरेक्ट उससे आगे, डायरेक्ट उससे पीछे, फिर दो कदम और आगे, 2 कदम और पीछे। लो तो बताओ मेरे को 5 पद अगर लेने हो तो मैं कैसे लूंगा? ये 3 पद लेने हो तो ऐसे लूंगा, 4 पद लेने हो तो ऐसे लूंगा, और 5 पद लेने हो तो 5 क्या है? विषम। तो विषम में फिर क्या करना है? विषम संख्या में तो बीच में ए लेना, आर का गुणा करना, फिर और आर का गुणा करना, आर का भाग करना, फिर और आर का भाग करना। अगर आपको विषम संख्या में पद लेने हो तो बीच में ए लेना, फिर एक एक ठोकार का उधर गुणा करते जाना और एक एक ठोकार का इधर भाग करते जाना। अगर आपको सम संख्या में पद लेने हो तो बीच में ए मत लिखना, बल्कि क्या लिखना? ए आर और ए बटे आर। आप क्या करना है? आर स्क्वायर का उधर गुणा करते जाना है और आर स्क्वायर का इधर भाग करते जाना है। 6 पद लिखने हो तो कैसे लिखूंगा बताओ? इधर गुणा करेंगे, आर स्क्वायर का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए आर क्यूब। एक और कर दो, क्या? ए आर 5 हो जाएगा, है नहीं भाई? तो आर स्क्वायर का गुणा करें, इधर क्या होगा बताओ?
हाँ 5, 6 पद तैयार हो गए, देख लो। हाँ इधर भाग करना है, इधर गुणा करना है, समझ में आ रहा है? किसका? सर्वानुपात के स्क्वायर का। अगर सम देखो ना, फिर से बढ़िया सूत्र बता रहा हूं आपको। अगर आपको विषम संख्या में पद लेने हो, विषम संख्या में पद लेने हो मतलब 3 पद लेना हो या 5 पद लेना हो या 7 पद लेना हो या 9 पद लेना हो, इस टाइप से अगर पद लेने हो तो क्या कीजिएगा, बीच में ए लिख दीजिएगा, ठीक है। उधर आर का गुणा करते जाना, इधर आर का भाग करते जाना। ऐसा कब करना है? अगर विषम संख्या में पद लेने हो तो। अगर आपको सम संख्या में पद लेने हो, जैसे 2 पद, 4 पद, 6 पद, 8 पद, अगर ऐसे पद लेने हो तो क्या करेंगे, ए आर लिखना, उसके पहले क्या लिखना, ए बाई आर, ए के बटे में आर, ए के गुणे में आर। फिर उधर क्या करना, आर स्क्वायर का गुणा करते जाना और इस तरफ आर स्क्वायर का भाग करते जाना, बढ़िया हो जाएगा, मस्त। क्लियर है ना? चलो, और खासकर ऐसे तो हम लोग तब लेंगे ही लेंगे जब हमको पदों का गुणन दिया हो। देखो ना, मतलब आप बोलोगे सर ऐसे लेने से क्या फायदा है, ऐसा क्यों लिया जाता है, तो आप उसको देखो ध्यान से। मतलब प्रश्न में आपको गुणन कितना दिया है, देखो ना, उनका गुणन कितना दिया है, 1728। तो गुणन जब दिया हो ना तो ऐसे लेना तो फायदेमंद साबित होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखिएगा भाई। जीपी के 3 पदों का योग कितना है, 38। 3 पदों की बात चल रही है, तो 3 पद आप कैसे कैसे मान लें, 3 पद मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो मान लो आप जीपी के, मान लो जीपी के 3 पद, जीपी के 3 पद कौन कौन है, जीपी के 3 पद ए बाई आर, ठीक है, ए बाई आर, ए और ए आर है, ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, उनका योग कितना है, 38। चलो इन्हीं इन्हीं तीनों का योग करो, ए बटे आर प्लस ए आर बराबर 38, इक्वेशन नंबर 1। देखो आपको अपना दिमाग कम लगाना है, प्रश्न के हिसाब से ज्यादा चलना है, प्रश्न के हिसाब से चलते जाओ, क्वेश्चन बनते जाते हैं। उनका गुणन कितना है, तो उनका गुणन करो, ए उन्हीं तीनों का, ए बटे आर इंटू ए आर बराबर 1728, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आर से आर कट जाएगा तो कटेगा, इसीलिए तो हम लोग ऐसा लेते हैं, इसीलिए ऐसा लिए ताकि वो कटे और सिर्फ तुरंत ए का मान निकल जाए। अगर आप बोलोगे सर आपने तो कल बताया था एपी इस तरीके से होती है, ए आर स्क्वायर ऐसा होता है ना, तो भैया एपी ऐसे, सॉरी एपी नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, जीपी। आप बोलोगे सर आपने कल बताया था जीपी इस तरीके से होती है, तो इस तरीके से होती है, ऐसा भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अगर लेते तो हम थोड़ी दुविधा में पड़ जाते। ऐसा लिए तो आर आर क्या हो गया, हम सरलता की ओर बढ़ रहे हैं, सरल रूप में बनाने के लिए इस तरीके से माना जाता है, ठीक है। हाँ अगर आपके सवाल में से गुणन न दिया हो, गुणन देखो, गुणन दिया मतलब तीनों का गुणा किया हमने तो आर आर कट गया। अगर गुणन नहीं दिया होता तो आप वैसे भी मान सकते थे, तीन मतलब जैसे 3 पदों को लेना है या 4 पदों को लेना है, तो इस तरीके से जो जीपी चलती है आप वैसे भी मान सकते थे, ठीक है ना। लेकिन ये गुणन दिया है ना, तो ऐसे मानना ही सरलता वाला काम है। क्यों है, आपको दिख गया है आर आर कट रहा है, समझ में आ रहा है ना मुझे। ए कितना हो गया, ए क्यूब 1728। अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या बात है। 12 का क्यूब कैसे पता चला, याद है, गुड। तो ये 12 का क्यूब है। अब देखो यहाँ पे क्यूब क्यूब है, घातांक के बराबर है, तो आधार की आप तुलना करोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 12। देखो कम से कम आपको ए का मान मिल गया। अब ए के मान को उठा करके आप रख दो समीकरण नंबर 1 में। चलिए वहां चलते हैं। ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, एकदम अच्छे से समझ में आया कैसे पदों को चुनना है करके। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ए का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ए के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलो तो कितना है, देखो ना, ए तीनों में है क्या, कॉमन ले लेता हूं। देखो ए कॉमन लेंगे तो कैसे दिखेगा, ए कॉमन लेने के बाद अंदर क्या दिखेगा, 1 बटे आर, 1 आर दिख रहा है।
यहाँ से ए निकल जाएगा तो वहाँ 1 बचेगा, यहाँ से कहाँ गया यार, ए निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ए निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ए निकल जाएगा तो सिर्फ कौन बचेगा, आर बचेगा। ठीक है ना। तो ए का मान हम लोग कितना रख रहे हैं, 12, तो ये 12 फिर 1/r 1r बराबर 38। ठीक है क्या, देखो बोला। फिर ये 12 को नीचे डालो और यहाँ पे आप देखो ये 1/r प्लस 1 प्लस r बटे में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम निकलेगा आप सबका। एक काम करता हूँ ना, 12 को नीचे ला लेता हूँ और 1 जो बचेगा उसको भी पलटा लो क्या, पहले तो देखता हूँ ये कितना आता है। 38/12 तो किससे जाएगा ये डिवाइड, 2 छक्के 12, 2 19, और 19 फिर और किसी से नहीं कटता है, 19 नहीं कटेगा किसी से। तो चलिए 1/r, ठीक है, ये एक को ऐसे रहने दो, इसको इधर पलटाएंगे अपन, और ये r/1 मतलब r हो गया 19/6, ये 1 इधर आकर पलटेगा -1। ठीक है, r स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/r, 6 इधर माइनस होगा, 19 में 6 जाएगा तो 13/6, सीधे गुणा करोगे अब कितना मिलेगा बताओ भला, 6 एक कम 6, देखो 6 एक कम 6, 6 गुणित r स्क्वायर 6r स्क्वायर और 13r। क्लियर है। हाँ अब देखो 6r स्क्वायर उधर है, 13r को उधर पलटा दीजिए, -13r प्लस 6 बराबर 0। अब कैसे करेंगे भैया, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब ये वर्ग समीकरण के रूप में आपको दिखाई देने लगा, तो इसको कैसे हल किया जाता है मैं आपको बताया था। सबसे पहले आप आर स्क्वायर का गुणांक को यहाँ रफ में लिख दो, आर स्क्वायर का गुणांक को, और कांस्टेंट पद अर्थात अचर पद जिसमें आर नहीं है, ठीक है, उसको इसके साथ गुणा करो, यानी शुरू और लास्ट वाला उसको गुणा करो, कितना आता है देखो। अब इस 36 को देखो और ये सोचो कि मैं इस 13 को जो कि -13 है उसको कैसे 2 भागों में लिखूं कि उनका गुणा करने से यही 36 आ जाए। तो 9 चौक 36 होता है और 9 4 13 होता है। आप देख लो इस बात को, 9 और 4 में अगर 9 4 13 होता है कि नहीं होता है, होता है। और 9 चौक उतना ही होना चाहिए जितना कि इन दोनों का गुणा करने से आया है। ठीक है, इसका और इसका गुणा करने से जो आया है उसी को देखते हुए आपको इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उन दोनों भागों का गुणा करने से 36 आए, मगर यहाँ -13 है और गुणा करने पर जो आया है, ये देखना ध्यान से देखना, ये 6 है और ये भी +6 है, प्लस है कि माइनस की, प्लस है, तो गुणा करने पर +36 आ रहा है। इसलिए आपको इस -13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होगा कि इनका गुणा करने पर +36 आए। तो गुणा करने पर +36 आने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये दोनों प्लस हो क्योंकि प्लस प्लस का गुणा करने पर प्लस आता है, या तो ये दोनों क्या हो क्योंकि दोनों माइनस रहेंगे तब गुणा करने पर प्लस आएगा। तो जाहिर सी बात है मुझे -13 लाने के लिए इसको -4 -9 और -4 करना पड़ेगा, क्योंकि -9 और -4 का गुणा करूंगा तब +36 आएगा। ठीक है ना, और -9 और -4 -13 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो अब तोड़ो ऐसी, -9r -4r प्लस 6 बराबर 0। कॉमन क्या निकलेगा देखो, 3r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 2r -3 बचेगा। ठीक है, 6 था ये, 3 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा 2। ऐसे मत सोचना सर 3 2 5 होता है, जुड़े के रूप में नहीं देखना है, गुणे के रूप में देखना है। 3 दूनी कितना होता है 6। आप मनी मन ये सोच, हाँ हाँ आर सॉरी आर, आज गड़बड़ हो रहा है बहुत। ठीक है, आर बस कॉमन निकलेगा। संख्याओं में क्या कॉमन निकलेगा, 3 बस कॉमन निकलेगा। क्यों 3 बस कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखो 6 को आप क्या तोड़ सकते हो, 6 को कैसे तोड़ सकते हो 3 गुणित 2। 9 को कैसे तोड़ सकते हो 3 गुणित 3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है 3 3, तो 3 3 बाहर निकलने के बाद यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। आर स्क्वायर था और इधर क्या है आर, तो इधर 2 घात इधर 1 घात है, तो 1 घात तो निकल सकता है ना बाहर, निकलेगा। तो आर की घात 2 था, 1 ठोक आर निकल गया तो 1 ठोक आर बचेगा, और यहाँ आर की घात 1 था वही निकल गया, तो इधर कौन बचेगा कुछ नहीं, आर वाला चीज कुछ नहीं बचेगा और संख्याओं में 3 बचेगा। इधर देखो क्या कॉमन निकलेगा 2,
अब कैसे देख लिए 2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 4 2 गुणित 2 होता है और 6 क्या होता है 2 गुणित 3 होता है, दोनों में कॉमन क्या है 2 2, माइनस समेत कॉमन निकाल रहे हैं, इसलिए अब क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा, आर भी बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन निकल गया इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है। 2 निकल गया तो 6 को 2 गुणित 3 लिखे थे तो 2 निकल गया तो 3 बचेगा। अगर आपको डाउट है कि सर ये माइनस क्यों बचेगा तो आप एक काम करना, इस माइनस को वापस अंदर गुणा करके देख लेना, यही आना चाहिए। देखो -2 को इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा -2 गुणित 2 आर कितना आएगा -4 आर, और -2 गुणित -3 तो माइनस माइनस प्लस 6 है ना, माइनस माइनस प्लस 6, इसलिए माइनस अगर निकाले हो तो कोष्टक के अंदर में चिन्ह बदल देना। नहीं समझ में आया क्या? और कई लोग ऐसे भी सोचते हैं हाँ इधर 2r-3 है ना तो इधर भी उतना ही तो बचेगा, सेम सेम बचेगा, क्योंकि अब अगली लाइन में हमको उसको भी तो कॉमन निकालना है, तो अब 2r-3 वो भी कॉमन निकलेगा, एक बार लिखेंगे तो इधर बचेगा 3r और इधर बचेगा -2। क्लियर है? आप दोनों को अलग अलग बटे के मतलब अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो 2r-3 बराबर 0, 3r-2 बराबर 0, यहाँ से पलटाओगे तो r का मान निकलेगा 3/2, यहाँ r का मान निकलेगा 2/3। बराबर बारी बारी से आप लोगे, पहले देखो r का मान पहले ये लेना, a का मान क्या है, a का मान कितना है 12, a का मान तो इकलौता है, तो a के मान इस इकलौते मान को लेकर पहले r का ये मान उठाएंगे, फिर ये जोड़ी बनेगी, तो हमारे जीपी के 3 पद देखो कैसे तैयार हो, देखो a/r मतलब 12/, r का मान पहले मैं 3/2 लेके चलता हूँ, ठीक है 3/2, ठीक है मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बचा है ना, इसको मिटा दो क्या, इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ a बराबर 12 लिया हूँ मैं और r बराबर कितने लिया हूँ 3/2, तो चलो जीपी कैसे तैयार होगी, यही मान रखो, तो ये हो जाएगा 12/3/2 पामा, फिर a का मान 12, फिर पामा 12 AR मतलब 12, a का मान 12 और r का मान क्या है 3/2, तो 12 गुणित 3/2, समझ में आया कि नहीं है? अर्थात अर्थात क्या होगा बताओ, पहले देखो तो पहले 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, या 3 एकम 3 चौक 12 और वो 4 और 2 ऊपर तक गुणा हो जाए, कितना बचेगा 8, वेरी गुड, 8 12 और ये 2 छक्के 12 6 3 18, क्लियर है? पक्का ना? ये एक आपके पास आंसर आया। अगर मैं आर का मान कितना ले लूं 2/3, ए का मान फिक्स रखो, आर का मान कितना ले लो 2/3, फिर तैयार करो, यही वाली जीपी तो कैसे तैयार होगा बताओ। अब बताओ दूसरी वाली जीपी कैसे तैयार होगी, देखो तो बोला, मान रखो यहाँ पे, मान रखो a/r मतलब 12 आर का मान कितना है 2/3, फिर इसका 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाँ उल्टा तैयार हो जाएगा वापस, हाँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 छक्के 18, 2 एकम 2 छक्के 12 और 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 12 8, जस्ट उल्टा तैयार हुआ है। हाँ तो दोनों आंसर है आपके, दोनों आंसर मान्य है, कोई भी यहाँ पे अमान्य, क्या चीज 7 सर्वानुपात सेम है ना, कैसे 3/2, सर्वानुपात क्या है 3/2, आप गुणा करके देख लो, 8 में 3/2 गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3/2 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, गुणा करके देखो ना। सर्वानुपात कितने हैं 3/2 है, कॉमन है, और इस वाले में सर्वानुपात इसमें 12 से 8 को काटेंगे, हाँ काटो काटो 3/2 आएगा, और वैसे 18 में, हाँ 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 चेक कर सकते हो, 12 भागित 8 करके देखो 3/2 आएगा, 18 भागित 12 करके देखो 3/2 आएगा। आया ना? हाँ हाँ
दूसरा बना लोगे कि बताऊं कि क्वेश्चन समझा दो फिर बना लेना, है नहीं? फिर बना लेना। देखो बेटा ये वाला, देखो ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुम लोग को सजा के दे देता हूँ, इक्वेशन बना के दे देता हूँ, सॉल्व घर में करना। देखो जीपी के 3 पदों का गुणन कितना है? तो 3 पदों का कैसे लेंगे बताओ? जीपी के 3 पदों का गुणन 216 है। ए, हाँ ए बीच में, फिर ए आर, फिर ए बटे आर, और उनका गुणन कितना है? 216। तो गुणन 216 सजा देना, इक्वेशन 1 हो गया। देखो सब ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखो, जीपी के 3 पदों का गुणन 216 है, तो 3 पद का गुणन 216, आर आर कटेगा, ए क्यूब हो जाएगा और 216 हो जाएगा, मतलब ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलो एक काम तो हो गया। अगली लाइन क्या कहता है प्रश्न में? तथा जोड़ियों में उनके गुणन का योग 156 है। अभी जोड़ियों में उनका गुणन का मतलब, जो 3 पद लिए अपन, 3 पद कौन कौन से लिए हम लोग यहाँ पे? ए बटे आर, ए और ए आर। तो जोड़ियों में उनका गुणन मतलब दो दो जोड़ी बनाओ। क्या कैसे कैसे जोड़ी बन सकती है इनकी बताओ? एक तो ए बटे आर इंटू ए हो सकता है, फिर ए इंटू ए आर हो सकता है, फिर ए बटे आर इंटू ए आर हो सकता है। पहले इन दोनों को जोड़ी, फिर उन दोनों की जोड़ी, फिर इन दोनों, मतलब जैसा भी है। देखो पहले इन दोनों की जोड़ी लिया मैं, फिर इन दोनों की जोड़ी लिया, फिर इन दोनों की जोड़ी लिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? 3 पद लिए थे अपन जीपी में। प्रश्न की लाइन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? जीपी के 3 पदों का गुणन कितना है? तो 3 पदों का गुणन 216, इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। अगली लाइन क्या बोल रहा है? जोड़ियों में उनके गुणन का योग 156 है। जोड़ियों में गुणा मतलब दो दो की जोड़ी लो, इसका इसका जोड़ी उनका गुणा, इसका इसका जोड़ी उनका गुणा, फिर ये पहले और तीसरे वाले का गुणा, और इनका योग, इनका योग आपस में कितना है? इनका योग 156 है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन 1 से आपका किसका मान निकलेगा? ए का मान निकलेगा। ए के मान को यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आर का मान। समझ में आया नहीं? होमवर्क है आपको, मैं इक्वेशन जमा कर दे दिया। मतलब इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है? केवल कैलकुलेशन का, एलसीएम निकालना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन हो जाएगा फिर। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का आप सूत्र ध्यान दीजिए। यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वानुपात r हो, तो श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। a इंटू आर की घात n-1 अपॉन r-1, यदि r 1 से बड़ा हो, और Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर, यदि r 1 से छोटा हो। ये दो सूत्र आप अच्छे से ध्यान रख लो, काम बन जाएगा आपका। अब आप कहेंगे सर r 1 से बड़ा हो तो ये सूत्र लगेगा, r 1 से छोटा हो तो ये सूत्र लगेगा, और r 1 से बराबर हो तो क्या सूत्र लगेगा, है ना भाई? एक कंडीशन वो भी बनता है। गुणोत्तर श्रेणी हम लोग कैसे चुनते हैं? क्या रहता है गुणोत्तर श्रेणी बताओ? ए, जैसे गुणोत्तर श्रेणी मुझे लिखनी हो, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे होता है ना गुणोत्तर श्रेणी। अब आर बराबर 1 रख के देखो तो बोला एनवा पद क्या आएगा? ए आर की घात में n-1। आर क्या है? सर्वानुपात। सर्वानुपात को 1 रख के देखो ना, यहाँ पर रख के देखो ना, आर का मान 1 कितना मिलेगा? कितना मिलेगा बताओ? ए, आर का मान 1 रखोगे तो फिर ए, फिर ए, फिर ए, समझ में आ रहा है ना?
तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, अगर n बार तक जा रहे तो n ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है? मैं बताऊं, ये दोनों है। गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से आप देखो, गुणा एक एक होते जा रहे हैं, एक का गुण हो रहा है, ए में एक का गुणा होगा ए आएगा, और जीरो जुड़ते जाएगा जीरो जुड़ते जा रहे हैं। पहले आप गुणा देखो, किस इसमें क्या गुणा होता जा रहा है आपस में, वन वन का गुणा होता जा रहा है, तभी तो कुछ नहीं बदल रहा है। ए में वन का गुणा होगा तो ए आएगा, ए में वन का गुणा होगा तो फिर ए आएगा, ए में वन का गुणा होगा तो फिर ए आएगा, होगा ना। तो वन इसका सर्वानुपात हो गया। और आप गौर से देखोगे तो इसका ये समांतर श्रेणी भी है, जिसमें जुड़ने के हिसाब से जीरो जीरो जुड़ते जा रहे हैं। इसमें जीरो जुड़ेगा तो क्या आएगा, ए में जीरो जुड़ेगा तो ए आएगा, ए में जीरो जुड़ेगा तो ए आएगा। यानी जुड़ने के हिसाब से देखोगे तो जीरो जीरो जुड़ते जा रहे हैं, और गुणा होने के हिसाब से देखोगे तो वन वन गुणा होते जा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी भी है ये, और गुणोत्तर श्रेणी भी है। इस बात को आप एकदम ध्यान रखना, और उसका योग Na हो जाएगा। तो ये दो सूत्र आप ध्यान रखिए। r का मान अगर 1 से बड़ा है तो हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे, r का मान 1 से छोटा है तो ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ये n पदों के लिए योगफल का सूत्र है, n पदों का योगफल का सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा, पूरा का पूरा समाप्त। चलिए इस गुणोत्तर श्रेणी के 7 पदों का योगफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे 7 पदों का योगफल? तो देखो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप चेक करो कि इसका सर्वानुपात क्या है। तो प्रथम पद क्या हो गया यहाँ पे, 3, प्रथम पद 3 है। सर्वानुपात ज्ञात करने के लिए आपको दूसरे पद में से पहले पद को भाग देना पड़ेगा, 2। ए और आर पता चल गया, कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, वो n का मान है 7, जितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है वो n है। अच्छा, सर्वानुपात यहाँ पे कितना है, 2 आया है, 1 से बड़ा एक छोटा है। सर्वानुपात 2 आया है, जो कि और 2 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब r का मान जब 1 से बड़ा होता है वो वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। किसके, r दूसरे पद में से पहले पद को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो r होगा, और उसको चेक करना है कि जो r का मान जो r है वो 1 से बड़ा है कि छोटा है। 1 से बड़ा मिलेगा ना तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला, तो कुछ नहीं हो, चुपचाप जैसे बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा ना तो वो श्रेणी ऐसी नहीं दिखेगी, उस श्रेणी के सारे सदस्य सेम दिखेंगे। समझना है लोग? बताओ भाई, ये डिवाइड करने से 1 कब मिलता है, मेरे को बताओ। दो चीज है, दो चीजें ऊपर और नीचे, डिवाइड करने से 1 कब मिलता है, दोनों बराबर रहेंगे। इसका मतलब क्या है, श्रेणी भाई आपने इसमें इसको डिवाइड किया कि नहीं किया, और दोनों बराबर रहता तभी तो 1 मिलता ना। इसमें से इसको डिवाइड करते तब भी 1 कब मिलता, जब दोनों बराबर रहता। तो r का मान 1 आने के लिए वो उसको पूरा क्या होना पड़ता, बराबर होना पड़ता। जैसे मान लो ये, इसको देखो आप, इसको देखो ना, 3 3 3 3 3, ये ऐसी स्थिति में r का मान आपको क्या मिलेगा। और आप मेरे को बोलोगे सर 10 पदों का योग ज्ञात करो, कितने पदों का, 10 पदों का, 10 पदों का योग करो, 10 पदों का। तो कुछ नहीं, 3 को आप 10 बार जोड़ दो, कितना मिलेगा, 3 नाम 30 नहीं समझ में आएगा? ये थे Na मतलब जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, और जो पद है 3 नाम 30, मतलब a का मान 3 है, n का मान 10 है। क्लियर है क्या? तो n का मान 7 हुआ, r का मान 1 से बड़ा है, ये वाला सूत्र लगाएंगे। चलो लगाओ तो भला क्या होगा सूत्र, सूत्र एक बार लिख देता हूँ, a इंटू आर की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एक a का मान कितना है 3, r का मान कितना है 2, कितने पदों का सूत्र ज्ञात करना है, 7 पदों का। ठीक है, तो ये n का मान 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको लिखते भी नहीं है, तो 3 हो गया। 2 की घात 7 कितना होगा, 2 की घात 5 यानी 32, 2 की घात 6 यानी 64, 64 फिर 1 28,
एक 28 -1 करेंगे, -1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 27। 27 थी 81 और 381 आंसर आ गया। 381 करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या? बताओ। गुड। ये सूत्र लिख लिए आप लोग? ये वाला सूत्र लिख लिए क्या? चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बनाएंगे फटाफट, ठीक है? जीपी 1 1/2, 1/4, 1/8 के 10 पदों का योग ज्ञात करो। बनाइए, बनाते जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। एक 1023/512 बटे 512। हम्म 512। गुड। चलिए अब ये वाला देखिए, अगला सवाल तो मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो ध्यान से देखो, आ जाएगा उसका आंसर तो बहुत इजी। आपसे आया? सबसे आ गया? नहीं आया इसका आंसर? क्यों नहीं आया? दिखाओ कहाँ मिस्टेक हुआ। आर कमान सही, एन कमान 10। ये कैसे है ये वाला? ये लाइन गलत है। गुड। सही बनाए हो आप। कैसे बनाए? आपको बना गंगोत्री जी। देखो देखो, जिनका नहीं बना वो लोग देखो।
ए कितना दिया है, प्रथम पद 1, आर का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे में से पहले डिवाइड करोगे, दूसरे में से पहले डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, और वो एक से क्या है, छोटा है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, सेकंड वाला। कितने पद तक का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान 10 एस 10, क्योंकि 10 पद तक का योग ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा, ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, अगर आपको एन पद तक का योग ज्ञात करना है और एन की जगह 10 रखेंगे, सबों का मान रखेंगे। अब चलो ए का मान 1 माइनस आर एन मतलब 1/2 के घात में एन, एन का मान कितना है, तो 10 रख देंगे, ऐसे बनाया हो नहीं, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा जी, बताइए जी। देखो 2 की घात 10 एलसीएम निकल के उधर जाएगा, 2 की घात 10, हाँ जी ये वाला, आर का मान कितना है, 1/2, और सूत्र में क्या आता है, आर की घात में एन, और एन क्या है 10, क्योंकि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। हाँ तो 1/2 है ना, तो ये 1/2 की घात में 10 करो तो 1 की घात में 10 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो चलो इधर ऐसे कर दिया है नहीं। अब एक की घात में 10 मतलब 1, और 2 की घात में 10 मतलब 2 की घात में 10, तो उधर चले गया है नहीं, और नीचे क्या आएगा, एलसीएम 2 की घात 10, ये उधर भागेगा। 1 माइनस 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 1/2, जो कि पलट के कितना हो जाएगा, 2/1। अब देखो कितना होगा बताओ भला, ये 1024 माइनस 1 अपॉन 1024 और गुणित 2, तो ये हो जाएगा 1023, और ये 2 से कट के 512 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर आ गया, आया इतना सबसे। देखो आप लोग बना ले रहे हो भाई। मैं इसको मिटाऊं, देख लिए ना, सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है घर पर। चलिए अब सुनो, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ये वाला सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई, देखो भाई देखो, दूसरे का पहला सॉल्यूशन, दूसरे का पहला सॉल्यूशन ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 555 555, फिर क्या आ गया 5555, है ना भाई, और चलते जाएगा अप टू एन टर्म्स, यानी एन पदों तक का योग ज्ञात करना है, एन पदों तक का योग। देखो ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर 9 का गुणा करूंगा सब में। अब आप बोलोगे सर ऐसे कुछ भी अपने मन से ऐसे थोड़ी कर सकते हैं सर, ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ करेंगे। और आप बोलोगे ऐसा, अच्छा अगर आप ऐसा कर ही रहे हो तो आपको बैलेंस बनाने के लिए 9 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। गणित में हम कुछ चीज का जैसे गुणा करते हैं ना, तो बैलेंस बनाने के लिए उस चीज का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो 9 कट के वापस इतना ही आएगा नहीं आपके पास, ये 9 कट जाएगा, तो जो चीज बचेगी वो वापस वही चीज रहेगी नहीं। तो ये काम मैंने अपने मन से किया, क्यों किया इसका कारण मैं आपको बताता हूँ अभी, आप तनिक रुकिए। ये 1/9 को यहीं रोको, और ये जो 9 दिख रहा है उसको अंदर भेजो और सबके साथ गुणा करो, ठीक है, पक्का एकदम। या यूं करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और चेंजेस वाली बात बताता हूँ और सरल वाली बात बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, चलो सब में से कॉमन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, 5 चलो कॉमन निकालो। अब तुम लोगों को सरल जाएगा थोड़ा सा, 5 कॉमन निकालो, अब कितना बचेगा, 1 11 है ना, एक एक बच 11, फिर 111, समझ में आ रहा है, अब सरल लगेगा आप लोग को, और फिर क्या हो जाएगा, फिर चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, अब इजी लगेगा। अब वो काम करो जो हम लोग किए थे पहले, अब थोड़ा इजी लगेगा। 9 का गुणा भाग करो, चलो 9 का भाग कर दिया मैं, और 9 का क्या करना है मेरे को, जो गुणा कर रहा हूँ ना उसको ब्रैकेट के अंदर भेज दो और सबके साथ गुणा कर डालो, 999 999, समझ में आ रहा है, ये सब कहाँ तक जा रहा है, एन पदों तक एन पदों तक एन पदों तक जा रहा है, ठीक है। चलो
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फिर देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये क्या दिख रहा है? 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, लिख सकते हैं ना? 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 9 से 99 को लिख सकते हैं। हाँ, फिर चलने दो इसको। देखो मैं आपको एक बात बताऊं मस्त वाली, अभी हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं चाहिए कैसे बनना है, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं और ये आ गए तो आपको ये काम नहीं करना है, वहां पे आपको 1 मिनट के अंदर उत्तर लिखना है। तो मैं आपको इसका सूत्र ट्रिक सब बताऊंगा, लेकिन पहले हम सीखते हैं कि कैसे बनता है, तो सीख लो ना। तो ये 5/9 हो गया, समझ में आया ना भाई? ये समझ में आया कैसे हुआ? अब इसका शुरू शुरू वाला पद इकट्ठा करो, 10, 100, 1000 इकट्ठा करो, एक साथ लिखो। 10, 100, 1000, 10,000, समझ में आ रहा है? इकट्ठा करो। फिर दूसरा को देखो, -1, -1, -1, समझ में आ रहा है? -1, -1, माइनस में से सब में से माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 1, 1, 1, 1, समझ में आएंगे? ये देखिए 1, 1, 1, 1 बचेगा, माइनस सब में से बाहर आ गया। कितने बार तक जाएगा ये पूरा? ये भी n पदों तक जाएगा, ये भी n पदों तक जाएगा, समझ में आया नहीं? चलिए अब देखो, ध्यान से देखिएगा। एक बड़ा कोष्टक लगा दो, बड़ा कोष्टक ना, ये बड़ा कोष्टक लग गया है क्योंकि उसके अंदर 2 छोटे छोटे कोष्टक बन गए, क्योंकि मैंने इनको शुरू वाले टुकड़े को एक साथ लिया और बाद वाले टुकड़े को एक साथ लिया। कठिन लग रहा है क्या ये? नहीं लग रहा है ना? अभी तक तो नहीं लग रहा है ना, तो अब नहीं लगेगा अब, क्योंकि हम लोग एंडिंग पे पहुंच चुके हैं। अब आप इसको गौर से देखो, एकदम घूर के देखो इसको, ये गुणोत्तर श्रेणी है। घुरो इसको, देख रहे हैं? 10, 100, 1000, 10 का गुणा होता जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी है। n पदों का सूत्र लगाओ, चलो बताओ कितना मिलेगा। सूत्र क्या होता है n पदों का? Sn बराबर a इंटू आर की घात में n-1 अपॉन r होता है ना। a क्या है? प्रथम पद। कितना दिख रहा है प्रथम पद? 10 लगाओ, 10। r कितना दिख रहा है? भाग करके देख लो, 100 भागे 10 करोगे कितना आएगा? 10 आएगा, मतलब r भी 10 है। तो 10 की घात में n-1 अपॉन r-1, मतलब 10-1, क्योंकि r का मान 10 है, ठीक है ना? ये इतने का मान हो गया पूरा। फिर माइनस, ये कौन है? कितना होगा? अच्छा, एक को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आता है, एक को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, एक को 10 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक को n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n। तो ये n है आपका, क्लियर है? चलो बताओ कितना आंसर आएगा? 5/9, 10 की घात में n-1/9 माइनस n, क्लियर है? ये आपका आंसर है, और कहीं कुछ नहीं कटेगा, सही है सब, क्लियर है ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा सोचो, मेरी बात को सुनो। ये 555, 555 फलाना फलाना 5 का पैटर्न है, तो 5 कॉमन निकला, 5 5 5 5 5। बाकी काम तो अंदर वाली चीजों का है। ये सब क्या है? ये सब इनको हल करने पर आया ना। मेरे कहने का मतलब है, सोचो जरा, अगर ये 5 के बजाय 6 होता तो क्या होता बताओ? 666 अगर होता तो क्या होता? 6 कॉमन निकलता, 6 दिखता, 6 दिखता, 6 दिखता, 6 दिखता और 6 दिखता। इधर की चीजें वही चीज चाहती जैसे अभी आई है ना, ऐसे ही मिलती है आपको। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये वैसे ही मिलता, इधर कोई चेंजेस नहीं आता। ये 6 रहता तो 6 कॉमन ले लेते, ये 1 11 111 मिलपेच करता, ऐसे ही मिलता। इसको आप ऐसे ही लिखते, 9 से गुणा भाग करते, फिर इसको ऐसे लिखते, फिर इसको ऐसे, फिर इसको, सब चीज सेम मिलता। बस फर्क कहाँ था? ये जो 5 दिख रहा है ना, वो 6 दिखता है। बटे वाला 9 दिखबे करता, वो दिखता ही, क्योंकि बटे 9 का तो आपने गुणा भाग किया ही था ना। ऊपर चाहे कोई भी पैटर्न बने, आपने 9 का गुणा भाग करना ही है आपको। 7 रख कि चलो इसका आंसर बताओ कितना होगा? इसका आंसर बताओ, 7/9। आ गया आंसर इसका वाला। समझ में आया क्या? तो इसका ट्रिक है, अगर मान लो ये जाए संख्या की, मान लो ये संख्या mm में चल रही है, m, डबल m, ट्रिपल m, तो ये m आ जाता। क्लियर है ना? 9 तो आएगा ही ना, 9 का तो हमने गुणा भाग किया था ना। सोच के देखो ना, मान लो 7 होता, चलो सोच के देखो, सोचो ना, मन ही मन सॉल्व करो। हाँ कुछ भी रहो, हम लोग 9 का गुणा, ये 9 कहाँ से आया? अच्छा देखो सॉल्यूशन में 9 कैसे आया था? हम लोग
हम लोग 9 का गुणा भाग किए थे, हम लोग ये थोड़ी देख के 9 का गुणा भाग किए थे कि ऊपर 5 है इसलिए नहीं, हम लोग तो उसको 111 111 111 था ना, उसको 999 बनाने के लिए 9 का गुणा भाग किए थे। नहीं समझ आ रहा? तो आपने ये फॉर्मूला याद रखो, सुनो ना, ये फॉर्मूला अंदर की, ये फॉर्मूला याद रखो बस। 10 ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 10 की घात n-1/9 और माइनस में n, और बाजू में बटे में 9 रहेगा, ऊपर में वही संख्या रहेगी जिस संख्या का पैटर्न रहेगा। क्लियर है? अब कोई मुझे तीसरा बना के दिखा सकता है कि मैं हिंट दे दूं आप बनाओगे? इसमें हिंट क्या है बताओ? 0.7 को लिखोगे 7/10, इसको लिखोगे 70/100। नहीं नहीं, उसी टाइप का आएगा लेकिन थोड़ा अलग आएगा, ट्रिक वही है। तो होमवर्क में देखो, आप ट्राई करके देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, दिमाग थोड़ा बहुत दिमाग तुम लोग का भी लगना चाहिए, तो ये होमवर्क रहेगा। और सुनो ना जी, इसका वाला, हाँ इसका थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, हाँ अलग नहीं बनेगा ना, तो नहीं बना करके नहीं बोला आपको, देखना है किस बुक में दिया है, कहीं बुक से ढूंढना है। इसका मैं बताऊं, 11वीं की गणित बुक में दिया है, देखना 11वीं की गणित बुक है ना, उसमें देखना पक्का इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको इसको देख के आना है, समझ के आना है, पढ़ के आना है जी। आंसर, हाँ इसको आंसर माने। अच्छा हाँ, एक और चीज, आंसर इसी को मानना है क्योंकि ये सही है, लेकिन आपको ऑप्शंस में क्या दिया है वो डिपेंड करता है। ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकते हैं, बताऊं, देखना 5/9 को अगर अंदर गुणा कर देंगे तो क्या होगा, देख तो, देख तो 5×50 9 ये कितना होगा, तो 50/81 ऐसे दे दिया, तो आप घबरा मत जाना वहां पे का दे दिया करके। यदि 5/9 का अगर अंदर गुणा करोगे ना तो इतना ही आएगा, तो इतना ही अगर आंसर दे दिया तो आप ऐसे मत सोचना गलत नहीं, आपको दिमाग लगाना है। ये आंसर, ये ऑप्शन भी दे सकते हैं ये, हाँ तो देखना है कि कहीं गुणा, कहीं भाग, कहीं कॉमन निकालने से तो नहीं आ रहा है, चेक करना है आपको। अब इसको नहीं तोड़ सकते, हाँ देख लो, अगर कुछ कहीं कटता कुटता हो कट जाएगा। सोचो अगर ये पैटर्न 3-3 का होता तो क्या होता, चलो मैं बताओ, 3-3 का अगर पैटर्न होता तो ये जो 5 दिखा है वो 3 होता, और 3 होता तो 9 फिर क्यों इंतजार करता, वो कट जाता ना। ये 5/9 करके नहीं कट पा रहे, 3/9 होता तो कट जाता तो आंसर का स्वरूप कुछ दूसरा होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंतिम उत्तर ऑप्शंस को देख के ही तय करना। पहले आप इस रूप में ढाल लेना, इस रूप में ढालने के बाद देख लेना क्या गुणा भाग, 2 सेकंड का काम है यार, तो बन जाता है, सच बता रहा हूँ बन जाता है।